आज हम करेंगे पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार है कि हम जिस संसदीय शासन प्रणाली के तहत विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था की बात करते हैं, उस विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का आधार पंचायती राज है। जिस शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं लोकतांत्रिक संस्थाओं के मद्देनजर, वो विकेंद्रीकरण ग्राम पंचायत से ही शुरू होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें गांवों में शासन संचालन के लिए पंचायतों की व्यवस्था करेंगी, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ पंचायती राज। तो पंचायत शब्द संस्कृत भाषा के पंचायतन से लिया गया है, जिसका अर्थ है 5 व्यक्तियों का समूह। कि पंच पद की उपाधि या पंच पद की जो अवधारणा है वो भारतीय संविधान के साहित्यिक या सांस्कृतिक संस्कृत भाषा से ली गई है, जिसके तहत गांव में लोग कुछ ऐसे मौजूद व्यक्तियों को निर्वाचित किया जाएगा जो स्थानीय स्तर पर गांव की शासन व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे, निरूपण करेंगे। या दूसरे तरीके से कहा जाए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाया गया है, और उस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का रूप है शक्तियों का पृथकीकरण। और उसी के मद्देनजर ग्राम सत्र से लेकर संसद सत्र तक शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और उसी के मद्देनजर राज्य के नियंत्रण में गांव में ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, जिसके तहत गांवों का प्रशासन अच्छे तरीके से चल पड़े और गांव में विकास की योजनाओं को राज्य अच्छे से निरूपित कर सके। इसीलिए ग्राम पंचायत की आवश्यकता या महत्व महसूस होती है कि ग्राम पंचायत राज की व्यवस्था क्यों की गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत। क्योंकि जो हमारी संसद है, संसद की एक लिमिटेड सदस्य संख्या है, जिसके तहत सभी व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा में नहीं मिलता है अपना प्रतिनिधि। इसीलिए राज्यसभा की व्यवस्था की गई थी कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को जो अपने विषय में विशेषज्ञ होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर भी आए संसद में। लेकिन हर छोटी से छोटी समस्या के निदान के लिए ग्राम सत्र पर ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया, जिसके तहत स्थानीय ग्रामीण व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे और अपनी कुछ समस्याओं का निदान वहीं करेंगे ग्राम पंचायत के माध्यम से भी, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को स्मूथली चलाने में सहायता मिलेगी। और इसी के तहत हम पंचायती राज की या ग्राम पंचायत का महत्व या आवश्यकता को महसूस करते हैं। कि जो स्थानीय शासन है, स्थानीय स्वशासन की बात आ जाए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात आ जाए, पंचायती राज आ जाए, ग्राम पंचायत आ जाए, एक ही है। मतलब कि स्थानीय शासन या पंचायती राज लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला होते हैं कि सबसे पहले प्रशासनिक कार्यों को किस ढंग से किया जाएगा, कैसे फंड मिलता है, क्या योजनाएं होती हैं, वो सबसे पहले राजनीति की पहली सीख या प्रशासन की पहली सीख ग्राम पंचायत पंचायती राज में ही सीखने को मिलती है। पंचायती राज के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यभार में भी कमी आती है, क्योंकि स्थानीय सत्र की चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, चाहे विवाद और मुद्दे हो, उनका निपटारा स्थानीय सत्र पर ही पंचायती व्यवस्था के द्वारा कर दिया जाता है, जिससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर अनावश्यक भार नहीं होता है। फिर ग्रामीण शासन में अगर कार्य दक्षता बढ़ती है तो उसी का परिणाम भी पंचायती राज है कि शासन कार्य को हर गांव से लेके जिला सत्र तक, जिला सत्र से लेके फिर राज्य तक, राज्यों से लेके फिर देश की संसद तक की जो प्रशासनिक ढांचा है, जो आदेश का प्रावधान चलता है हायरार्की के अकॉर्डिंग, और जो उत्तरदायित्व चलता है, उससे प्रशासनिक कार्यों में कुशलता आती है। और केंद्र तथा राज्य सरकारों को दूर 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 स्थित हर एक प्रतिनिधि या हर एक अपने क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यों को स्मूथली चलाने के लिए भी पंचायती राज की आवश्यकता है, जिससे कि कार्य जल्दी जल्दी हो जाते हैं। कि राज्यों ने स्थानीय स्तर पर ही एक प्रशासनिक व्यवस्था का गठन कर दिया है,
जिसके माध्यम से वो प्रत्येक कार्य की जानकारी प्राप्त करते रहते हैं और कार्य शीघ्रता से होते हैं। फिर स्थानीय शासन की ये संस्थाएं हैं सारी, ये जन सेवा और जन जागरण का भी काम करती हैं। जन सेवा का मतलब है स्थानीय निवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और जन जागरण है स्थानीय स्तर पर ही लोगों को चुनाव की महत्ता दर्शाना, दैनिक समस्याओं से अवगत कराना, या चुनाव के दौरान किन मुद्दों को उठाना है, राजनीतिक ज्ञान प्रदान करना। और ग्रामीण स्थानीय शासन देश के विकास कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है, कि स्थानीय स्तर के जो उद्योग धंधे हैं उनको विकसित करने में पंचायती राज मददगार होता है। और इसी पंचायती राज के मद्देनजर नागरिक व्यक्तियों में जितनी भी देश की जनता है, नागरिक गुणों के विकास का मतलब है जिस देश के वो निवासी हैं उस देश की शासन व्यवस्था के द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है उनकी पालना की आदत उन्हें स्थानीय स्तर से ही पड़ जाती है। भ्रष्टाचार की कम संभावना, कि स्थानीय शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार कम होता है, स्थानीय स्तर के ही मंत्री होते हैं, स्थानीय स्तर की समस्याएं होती हैं, स्थानीय स्तर की मूलभूत आवश्यकताओं की बात होती है, और हम उन्हीं लोगों से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जवाब मांगते हैं या उनसे संबंध स्थापित करते हैं जिनको हम पर्सनली जानते भी होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार कम देखने को मिलता है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है बचत की, कि ग्रामीणों की समस्याओं का निदान स्थानीय स्तर पर हो जाता है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति मिलजुल के हो जाती है, जिससे कि देश का जो सरकारी खर्च है, जो पैसा है, उसकी भी बचत होती है। तो ये कुछ वो मौलिक या मूलभूत आधार हैं जिनके आधार पर ही ये महसूस किया जाता है कि पंचायती राज को भारतीय संविधान के अंतर्गत क्यों स्थापित किया गया है, कि ये आवश्यकताएं महसूस होती हैं, इन्हीं आवश्यकताओं के मद्देनजर पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। अब बात आती है भारत में पंचायती राज का इतिहास, कि क्या जब हमारा संविधान इंप्लीमेंट हुआ तभी पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई या उससे पहले भी भारत में पंचायती राज व्यवस्था थी। तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है प्राचीन भारत, जब राजा महाराजाओं का युग था, उसके बाद ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की पंचायत व्यवस्था, और उसके बाद स्वतंत्र भारत की पंचायत व्यवस्था। तो सबसे पहले है प्राचीन भारत में। तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब है प्रजातंत्र के तहत सभी अंगों को समान महत्व दिया गया है, शक्तियां किसी एक व्यक्ति संस्था में नहीं है, उनको शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। तो पहले भी भारत में लोकतांत्रिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता था। वैदिक काल में भी ग्राम प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, कि ग्राम प्रमुख होता था, मुखिया होता था गांव का, इन चीजों का वर्णन मिलता है। मौर्य काल में भी ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान थी, जिसका वर्णन चाणक्य के अर्थशास्त्र में हमें मिलता है। फिर गुप्त काल में ग्राम संशासन की सबसे छोटी इकाई के रूप में वर्णित की गई थी। चोल प्रशासन में भी ग्रामीण शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो कुल मिलाकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत, चाहे मुगलों का शासन हो, चाहे मौर्यों का शासन हो, चाहे चोल वंश का शासन हो, हमेशा ग्राम सत्र की पंचायत व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम जो जमींदारी प्रथा पढ़ते थे या जागीरदारी प्रथा पढ़ते थे, कि गांव का जो मुखिया होता था उसके नियंत्रण में पूरी जमीन होती थी, वो ग्राम पंचायत की प्रशासनिक इकाई का उदाहरण। फिर सेकंड स्टेज आती है ब्रिटिश शासनकाल में पंचायतें, कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो एक बार उन्होंने पंचायत सत्र की सारी शक्तियां समाप्त कर दी थी, सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने भी प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से स्थापित करने के लिए जो प्रांत थे, प्रांतों को ग्राम सत्र का शासन संचालन की शक्तियां प्रदान कर दी थी। और इसी के तहत ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सर्वप्रथम 1687 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1870 में लॉर्ड मेयो ने सत्ता के विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन के गठन के लेके एक काउंसिल का प्रस्ताव पारित किया था, कि एक काउंसिल बनाई जाएगी जो सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब है प्रांतों, ब्रिटिश कमिश्नरी, रियासतों और जो
स्थानीय स्वशासन के आधार पर जो गांव थे वहां का प्रशासन किस आधार पर चलाया जाएगा, इसके लिए एक काउंसिल बनेगी, जिसके तहत 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को स्वशासी बनाने का प्रस्ताव पारित करवाया था। और इसमें 3 आधार थे सदस्यों को चुनने के, कि गैर सरकारी सदस्य जितने भी होंगे स्थानीय स्वशासन सत्र पर उनको जनता चुनेगी, जो जनप्रतिनिधि होंगे, जनप्रतिनिधि जनता ने जिनको चुना है वही बोर्डों के अध्यक्ष होंगे, और प्रत्येक प्रांत अपनी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही इस प्रस्ताव को अमल में लाया जाएगा। इसीलिए भारत में स्थानीय सत्र पर प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय प्रशासक का जनक कौन था? लॉर्ड रिपन। उसके बाद 1919 में मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड ने 1919 का अधिनियम पारित किया था, जिस अधिनियम के तहत पंचायतों की शासन व्यवस्था का प्रावधान राज्य सरकारों को दे दिया था, कि जो प्रांतीय सरकारें हैं वो स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संभालेंगी, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था का निरीक्षण करेंगी, जिसके तहत कई प्रांतों में पंचायत अधिनियम पारित किए गए थे और पंचायत समितियों का निर्माण किया गया था। और 1919 के इसी अधिनियम को फिर 1935 के अधिनियम में एज इट इज इम्प्लीमेंट किया गया था, और 1935 में पंचायतों को प्रांतीय विधायी सूची में सम्मिलित किया गया था, कि वर्तमान में संविधान में देश के सभी विषयों जिन पर कानून बनाने हैं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों में बांटे गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें प्रांतों को या पंचायती राज प्रशासन की व्यवस्था को प्रांतीय सूची में डाला गया था, जो प्रांतीय सूची आज राज्य सूची के नाम से जानी जाती है। अब थर्ड एस्पेक्ट है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 के अंतर्गत राज्यों में ग्राम पंचायतों के गठन की अवधारणा का वर्णन किया गया है, कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करवाएगा, शक्ति विकेंद्रीकरण के आधार पर होगा ये, कि उनको भी अपने प्रशासन की शक्तियां दी जाएंगी। और इसी आधार पर भारत सरकार द्वारा 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिस कमेटी ने 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और इस रिपोर्ट में बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का समर्थन किया था। और ये त्रिस्तरीय व्यवस्था ही आज लागू है, कि शासन व्यवस्था का विकेंद्रीकरण स्थानीय स्तर पर 3 आधारों पर होगा: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसके बाद इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की गई थी। दूसरे नंबर पे 1 नवंबर 1959 को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, और उसके बाद पंजाब में 2 अक्टूबर 1961 को पंचायती राज की स्थापना की गई थी। अब पंचायती राज की स्थापना के बाद वर्तमान में, उसके बाद 1959 में कुछ स्टेट्स ने पंचायती राज या पंचायत समिति की शुरुआत कर दी थी। उसके बाद 1977 में जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने एक और कमेटी का गठन किया था, अशोक मेहता की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी ने भी पंचायती राज को लेके कुछ अपनी सिफारिशें दी थी, जिसमें प्रमुख सिफारिशें क्या थी, कि पंचायतों के कार्यों को अगर ज्यादा प्रभावशाली बनाना है तो राज्य को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां स्थानीय स्वशासन की इस इकाई को देनी होंगी। नेक्स्ट, इस कमेटी ने मोस्ट इंपोर्टेंट, बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया था, जबकि इस कमेटी ने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था द्विस्तरीय होगी। नेक्स्ट, और वो 2 सत्र कौन कौन से होंगे? मंडल पंचायत और जिला परिषद। इन्होंने ग्राम पंचायत को समाप्त करने की बात की थी। फिर इस
कमेटी ने कहा था कि जो जिला परिषद के जिले के अधिकारी होंगे वो ही जिला परिषद पर अपना नियंत्रण रखेंगे। और नेक्स्ट, पंचायतों के चुनाव भी राजनीतिक आधार पर होंगे। जैसे हमारे राज्यों के या केंद्र के पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, वो इलेक्शन लड़ती हैं, उसी आधार पर होंगे। लेकिन अशोक मेहता कमेटी की सिफारिशों को इतना प्रभावशाली नहीं माना गया था और इनके इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाई थी। और एक इस कमेटी ने कहा था कि जो मंडल पंचायत और जिला परिषद 2 सत्र होंगे उनका कार्यकाल भी 4 वर्ष होगा। लेकिन वर्तमान में हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 1956 में श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसकी सिफारिशों पर ही आधारित। फिर उसके बाद आती है 1986 की LM सिंघवी कमेटी। कि LM सिंघवी कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी थी पंचायती राज को लेके। इस कमेटी ने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत LM सिंघवी समिति ने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए या पंचायती राज व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावशाली तरीके से अगर बनाना है तो इनको वित्तीय साधन उपलब्ध कराने होंगे कि खुद के इनकम सोर्सेज की ग्राम पंचायतों के पास या पंचायत समिति जिला परिषद को भी कुछ ऐसे अधिकार क्षेत्र दिए जाएंगे जिनसे जहां से इनको आय होगी कि ये भी टैक्स लगा सकते हैं या कि कोई दूसरे सोर्सेज जिनसे इनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो और ये राज्य पर निर्भर ना रहे अपने फंडिंग के लिए। और इसी समिति की सिफारिश के बाद 1989 में पंचायती राज बिल संसद में पारित किया गया था कि केंद्र सरकार ने 1989 को एक बिल पेश किया था और वो बिल लोकसभा में पारित हो गया था, परंतु राज्यसभा ने उसको अस्वीकृत कर दिया था। राज्यसभा ने पंचायती राज के इस बिल को नकार दिया था। उसके बाद फिर से 1992 में, सबसे पहले 1989 में पारित हुआ, राज्यसभा ने नकार दिया। फिर 1992 में एक बिल दोबारा से लोकसभा में पास किया गया जिसको 22 दिसंबर 1992 में संवैधानिक संशोधन के तहत पारित कर दिया गया था लोकसभा के द्वारा। फिर उसे अगले ही दिन 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने अपनी स्वीकृति दे दी और इस बिल को लोकसभा राज्यसभा की स्वीकृति के साथ साथ 17 राज्यों की भी स्वीकृति मिली थी, जिसे फिर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी थी 24 अप्रैल 1993 को। और इसी के तहत जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे बड़ा संवैधानिक संशोधन, महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, 73वां संवैधानिक संशोधन, जो अक्टूबर 1994 को राष्ट्रपति के द्वारा सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने से संबंधित था। और ये 73वां संवैधानिक संशोधन लागू कर दिया गया था। इसके तहत ग्राम सत्र पर ग्राम पंचायत होगी, फिर पंचायत समिति होगी ब्लॉक सत्र पर, और फिर जिला परिषद की व्यवस्था की जाएगी। अब ये 73वां संवैधानिक संशोधन क्या था या 73वें संवैधानिक संशोधन में क्या क्या चीजें इंक्लूड थी। तो पंचायती राज से संबंधित एक 73वां जो संवैधानिक संशोधन था, इसमें एक चीज ये करेक्ट कर लेना बेटा, 73वां संवैधानिक संशोधन था ये 1992 सितंबर 1992 को लोकसभा में पारित किया गया था। लोकसभा ने इसे अनुमति दी थी 22 दिसंबर 1992 को। राज्यसभा ने भी इसे 23 दिसंबर 1992 को अनुमति दे दी थी। उसी के साथ साथ 17 राज्यों की भी स्वीकृति इस बिल को मिली थी और राष्ट्रपति ने इस 73वें संवैधानिक संशोधन को मान्यता दी थी 24 अप्रैल 1993 को। और इसी के साथ ये 73वां संवैधानिक संशोधन पारित हो गया था और इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंटेशन मिल गई थी कि हर राज्य एक पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज संस्था को स्थापित करेगा और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिल गई थी, जिसके तहत संविधान में एक नया भाग और एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। भाग 9
और अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। और इसके तहत पंचायतों को 29 विषय दिए गए थे। पंचायत सत्र पर 29 विषय दिए गए थे जिनसे संबंधित काम ग्राम पंचायत को सौंपे गए थे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल की ग्राम पंचायत, सबसे पहले तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा को परिभाषित किया गया कि 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत 243 ए से लेके 243 अन्य तक पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 243 ए आर्टिकल के अंतर्गत ग्राम सभा को परिभाषित किया गया था कि ग्राम सभा का मतलब क्या है। तो ग्राम सभा उन सभी मतदाताओं की किसी भी गांव के नाम दर्ज मतदाता सामूहिक रूप से एक ग्राम सभा का निर्माण करेंगे, कि हर गांव में एक ग्राम सभा का निर्माण किया जाएगा, जिसके निर्माण का प्रावधान राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर निश्चित करेगा कि किस आधार पर। फिर पंचायत की परिभाषा और संरचनाएं नहीं थी इसमें, कि पंचायत की परिभाषा के तहत पंचायत की प्रशासन में उस गांव की जो जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगी। संरचना त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। 243 बी में इस प्रावधान को कहा गया था कि त्रिस्तरीय होगी। निम्न सत्र पर ग्राम पंचायत, फिर बीच के सत्र पर पंचायत समिति और उच्च सत्र पर जिला सत्र पर जिला परिषद। की गांव में ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक में पंचायत समिति होगी, जिले में जिला परिषद का गठन होगा। परंतु जिस राज्य में जिसकी जनसंख्या, ये तीनों त्रिस्तरीय प्रावधान तभी होगा जिस राज्य में जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहां पर मध्यवर्ती जहां पॉपुलेशन कम है वहां पर पंचायत समिति, जो बीच का सत्र है ब्लॉक सत्र का, पंचायत समिति का गठन करना आवश्यक नहीं है। वहां 2 ही सत्र होंगे, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। अब सदस्यों का चुनाव, तो पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत सत्र पर सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाएगा, कि जो ग्राम सत्र है, ग्राम पंचायत है, उसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। उसका जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष भी राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर निश्चित किया जाएगा कि किस आधार पर नियुक्त होगा। प्रत्यक्ष आधार पर ही अध्यक्ष का भी चुनाव होता है। फिर पंचायतों के अध्यक्षों को क्या पद से नहीं हटाया जा सकता, कि पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था और इस 5 वर्ष के दौरान ग्राम स्तर की ग्राम पंचायत का एक अध्यक्ष होगा, जिसको सरपंच बोला जाता है, कि उसे क्या अपने 5 वर्ष तक वो अपने कार्यकाल पर रहेगा या कार्यकाल पूर्व भी उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रावधान के तहत जो ग्राम सभा होगी वो अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से भी सरपंच को या अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकती है। ग्राम सभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकती है, लेकिन इसके लिए ग्राम सभा को एक विशेष बैठक बुलानी होती है। बैठक की 15 दिन पूर्व सूचना की जाती है और उस बैठक में ग्राम सभा के 50% अगर सदस्य है तभी वो बैठक हो सकती है। फिर उसमें उपस्थित जितने 50% जो सदस्य हैं उनमें से मतदान करने वालों के बहुमत के आधार पर निर्णय लेके अध्यक्ष को समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। इसी तरह मध्यवर्ती सत्र पर जो पंचायत समिति है या जिला सत्र पर जो जिला परिषद है, उनके अध्यक्षों को भी उनके कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है। उनका प्रोसीजर भी वही है जो कुल सदस्य संख्या उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। वहां बात आती है सिर्फ बहुमत से, यहाँ 2/3 बहुमत से अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब ग्राम पंचायत में सिर्फ ग्राम सभा के व्यक्ति या उसका अध्यक्ष ही सदस्य नहीं होते। 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत में कुछ अन्य सदस्य भी
उसी के सदस्य माने जाएंगे। जैसे ग्राम पंचायत के सत्र पर सदन सत्र की पंचायतों के अध्यक्ष, सदन सत्र की पंचायतों के अध्यक्ष का मतलब है पंचायत समिति का अध्यक्ष, और जिला सत्र की जिला परिषद का अध्यक्ष भी पंचायत समिति का सदस्य है। उसी तरह से उस राज्य की विधानसभा के सदस्य जो जिस भी निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, वो उस निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत के सदस्य माने जाएंगे। इसी तरह से अगर राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्य अपने क्षेत्र, अपने निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। इसी तरह लोकसभा और राज्यसभा के भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सदस्य या प्रतिनिधि माने जाते हैं। फिर बात आती है स्थानों का आरक्षण, कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है, और ये रिजर्वेशन दो पहलुओं पर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आरक्षण दिया गया अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को उनकी संख्या के आधार पर, कि जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया गया है। और आरक्षित सीटें टाइम टू टाइम परिवर्तित होती रहती हैं, कि जैसे क्योंकि पॉपुलेशन परिवर्तित होती रहती है तो सीटें अपने आप परिवर्तित होती रहेंगी। दूसरा रिजर्वेशन पंचायत सत्र पे दिया गया है कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, और अनुसूचित जाति जनजातियों की जितनी सीटें हैं उनमें से, उनकी सीटों में से भी उनके 1/3 स्थान अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसी तरीके से पंचायतों के जो अध्यक्ष के पद हैं, वो अध्यक्ष के पदों की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, और बाकी राज्य विधानमंडल कानून बनाकर किसी भी अन्य पिछड़े वर्ग को पंचायतों में आरक्षण प्रदान कर सकती है। ये राज्य विधानमंडल के ऊपर है पूर्ण रूप से। फिर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और ये 5 वर्ष जिस दिन से वो निर्वाचित होके आई या उस दिन से नहीं, जिस दिन पंचायत की पहली बैठक होती है उस तिथि से ये 5 वर्ष प्रारंभ होते हैं। 5 वर्ष से ज्यादा कार्यकाल नहीं हो सकता है। लेकिन पिछले टाइम से हम ये देख रहे हैं कि परिस्थितियां कोरोना की वजह से या फिर किसी और वजह से पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हो सकता है, अगर राज्य निर्वाचन आयुक्त ये सलाह दे राज्यपाल को कि पंचायतों के चुनाव करवाने की संभावना नहीं है। फिर आते हैं पंचायतों के कार्य, कि संविधान की 11वीं अनुसूची जो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी, उसके तहत 29 विषय पंचायती राज के अंतर्गत दिए गए हैं, कि इन 29 विषयों से संबंधित काम पंचायत राज ग्राम पंचायत करेगी। वो 29 विषय हैं कृषि से संबंधित, भूमि सुधार, चकबंदी, भूमि संरक्षण, सिंचाई, कुटीर उद्योग की मैक्सिमम जितने आपको याद हो उतने याद कर लेना। प्राथमिक सत्र की शिक्षा, तकनीकी, गांव में जो पुस्तकालय हैं, पारंपरिक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, परिवार कल्याण के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्थापना का प्रावधान, स्वच्छता का, पशुपालन का, सिंचाई का, जल प्रबंधन का इत्यादि कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं इस अनुसूची के तहत। फिर है राज्य चुनाव आयोग, कि राज्य चुनाव आयोग की पंचायती राज के अंतर्गत राज्य चुनाव आयोग क्या है और इसकी भूमिका क्या है। तो राज्य चुनाव आयोग का काम है पंचायतों के चुनाव करवाने का। जो राज्यों के जो चुनाव होते हैं ना, वो तो हमारा जो केंद्र का निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा ही किए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति सिर्फ पंचायत सत्र पर ही के तीनों सत्रों पर चुनाव करवाने के लिए हर राज्य गठन करता है इस राज्य निर्वाचन आयोग की, और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और हर बार जब भी पंचायतों के, पंचायत समिति के या जिला परिषद के चुनाव होते हैं तो एक निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है उस राज्य में, जिसका काम होता है पंचायत सत्र के, पंचायत समिति के, जिला परिषद के इलेक्शन करवाना। और राज्य निर्वाचन आयुक्त को सारे अधिकार उसी प्रकार से प्राप्त होते हैं जैसे कि उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त होते हैं।
वो मतदाता सूचियों का निर्माण करवाता है, चुनाव का प्रबंध कराता है, निर्वाचन की सारी देखरेख निरीक्षण उसी के हाथों में होती है। फिर है पंचायतों के चुनाव से संबंधित मामले में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। तो पंचायतों के चुनाव से संबंधित मामलों में न्यायालयों में चुनौती नहीं की जा सकती है कि पंचायत के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी मुद्दा होता है तो वो उसी सत्र पर निपटाने की कोशिश की जाती है या फिर जिला फॉर्म में लेके जाया जाता है वो मुद्दा। उच्च न्यायालय या राज्य का जो उच्च न्यायालय है वहां पर उस विवाद का निपटारा नहीं होता है। फिर है एक वित्त आयोग। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत प्रत्येक राज्य का जो एक वित्त आयोग होता है उसी के तहत राज्य में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और एक वित्त आयोग जो काम करता है कि पंचायती राज के अंतर्गत जितने भी फंड हैं, जो संचित निधि में से पंचायत को कितना पैसा देना है, कितने टैक्स लगाने हैं या पंचायत के आय के साधन कौन से होंगे, ये सब वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और 73वां संविधान संशोधन जब लागू हो गया था तो उसके 1 साल के अंदर अंदर यह प्रावधान था कि राज्यपाल राज्य के वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा। वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। और वित्त आयोग क्या करता है, करों, शुल्कों और फीसों को दर्शाता है कि कौन कौन से विषय पंचायत को दिए जाएं, टैक्स इकट्ठा करने से संबंधित, कहीं पर भी कोई भी फाइन या किसी से फीस कलेक्ट करने से संबंधित। दूसरा, राज्य की जो संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड होता है, वहां से पंचायत को कितना अनुदान प्रदान किया जाएगा ये भी वित्त आयोग देखता है, राज्य वित्त आयोग देखता है। फिर पंचायतों की स्थिति में सुधार करने के लिए कि पंचायत में वित्त आयोग के जितने सदस्य हैं उसके माध्यम से उन्हें क्या अधिकार प्राप्त होंगे, चुनाव का प्रावधान क्या होगा, चुनाव के दौरान कितना पैसा खर्च होगा, इनसे संबंधित प्रावधान कानून तो राज्य विधानमंडल बनाता है, लेकिन उनके निरीक्षण के आधार पर वित्तीय पोषण इस राज्य वित्त आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये था पूरा का पूरा 73वां संवैधानिक संशोधन जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई थी। और पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत 5 वर्ष के कार्यकाल के मद्देनजर उनका कार्यकाल पूर्ण होने के 6 महीने के अंदर अंदर नए पंचायत का चुनाव किया जाता है। आज हम सिर्फ यहाँ 73वें संविधान संशोधन तक ही करेंगे। त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है वो कल करेंगे कि त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत तीनों सत्र क्या है, उन तीनों सत्रों के काम क्या है, वो कल करेंगे।